My dear students, in previous video we discuss मेटल एंड नॉन मेटल। हमने पढ़ा कि मेटल हम किसे कहेंगे, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। उसके बाद हमने अगले वीडियो में पढ़ा नॉन मेटल क्या होंगे, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, नॉन मेटल की केमिकल क्या प्रॉपर्टी होगी। बट टुडे वीडियो very important to explain how metal and non-metal react to each other। मेटल और नॉन मेटल के बीच किस प्रकार की दोस्ती होगी, जिसको हम केमिकल बॉन्डिंग कहेंगे। तो सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क हमारे पास चल रहा है। जैसे हमसे पूछे कि केमिकल बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्ड क्या है, तो हम सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेंगे कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एलिमेंट बाय विच दे आर हेल्ड टुगेदर। वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसके द्वारा दो एलिमेंट, चाहे मेटल नॉन मेटल हो या दोनों नॉन मेटल हो, आपस में हेल्ड टुगेदर करेगा, वो कहलाएगा केमिकल बॉन्ड। तो आप अपने दिमाग में डालोगे कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two element by which they are held together is termed as chemical bond। और निश्चित है कि जब मेटल और नॉन मेटल मिलेंगे या नॉन मेटल मिलेंगे तो किस प्रकार का केमिकल बॉन्डिंग होगा और कैसे होगा, इन टोटल पे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें जानेंगे कि ऐसी जरूरत क्यों पड़ती है। मेटल और नॉन मेटल अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो आखिर रिएक्ट क्यों करेंगे। व्हाई रिएक्टिविटी बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। क्यों कोई एलिमेंट रिएक्ट करने की कोशिश करता है, क्यों कोई एलिमेंट आपस में बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, क्या जरूरत है बॉन्ड बनाने की। तो इन सब बातों का जो स्पष्टीकरण है, एक्सप्लेनेशन है, वह यह है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल में देखें तो जो ग्रुप 18 है, जिनको हम इनर्ट गैस कहेंगे। व्हाई दे आर कॉल्ड इनर्ट। अगर इस कंसेप्ट को देखें तो हम देखेंगे कि एक्सेप्ट हीलियम, अगर हीलियम को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनान है, रेडान है, दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट। यानी उनका जो आउटर शेल होता है दे कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन। अब कैसे 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, निश्चित है कि ये हीलियम है, यहाँ तो पहला ही शेल होता है, तो पहला शेल होता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है। ये हीलियम ही एक ऐसा इनर्ट गैस है जिसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि अगर शेल की संख्या 1 हो तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्योंकि एक शेल में एक ही सब शेल होगा और वहां मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और निश्चित है कि 2 इलेक्ट्रॉन ही इसके लिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन यहाँ 2 शेल आ जाएंगे तो इसका आउटर घर होता है 2s2 2p6, यहाँ होता है 3s2 3p6, यहाँ आपका हो जाएगा 4s2 4p6, यहाँ हो जाएगा 5s2 5p6 और यहाँ हो जाएगा 6s2 6p6। यानी कहने का मतलब है कि बिसाइड्स हीलियम all the other inert gases complete 8 electron their outer shell। और outer shell में 8 इलेक्ट्रॉन का होना ऑक्टेट कहलाता है और यह एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। तो जितने भी मेटल हैं या नॉन मेटल हैं, इनकी कोशिश होती है टू अचीव इनर्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी इनके रिएक्टिविटी करने का जो रीजन होता है वह रीजन होता है टू अचीव इनर्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हेंस दे आर रिएक्ट टुगेदर। तो अगर हमसे कोई पूछे कि मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट क्यों करेंगे या कोई भी एलिमेंट आपस में रिएक्ट क्यों करेगा, तो आपका जवाब होगा टू मेंटेन या टू अचीव इनर्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट आर रिएक्ट टुगेदर। अब निश्चित है कि इनर्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो करेंगे, उनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माना जाएगा, क्योंकि यही कारण है कि जितने भी इनर्ट गैसेस होते हैं दे आर स्टेबल। हालांकि
जब हम अपर क्लास में पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि जियान और क्रिप्टॉन ये एक्टिव होते हैं। क्यों? हाई टेम्परेचर पे इनके इलेक्ट्रॉन एक्सपेल्ड होकर आगे के वैकेंट सेल में चले जाते हैं। लेकिन ये जो डिस्कशन है हमारा अपर क्लास के लिए होगा। आपके 10th लेवल के लिए इतना जानो कि जो भी इनर्ट गैस हैं दे आर इनर्ट, दे आर इनएक्टिव बिकॉज दे कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। तो जो भी एलिमेंट या मेटल नॉन मेटल होंगे दे रिएक्ट टुगेदर टू मेंटेन टू अचीव इनर्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये आपका जवाब होगा। अब हम देखेंगे कि इस इनर्ट लाइक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को एलिमेंट आपस में किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो इनका जो ये तरीका जो होगा बाय थ्री वे दे कंप्लीट या दे अचीव इनर्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। कैसे? नंबर 1 बाय लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन टू अदर, या तो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे, बाय लूजिंग देयर आउटर इलेक्ट्रॉन टू अदर। ये पहली बात होगी जिसके द्वारा निश्चित है कि अगर जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो इस तरीके से लूज करेगा कि उसके बाहर का जो कन्फिगरेशन है वो स्टेबल हो जाए। जैसे सोडियम की अगर बात करते हैं, सोडियम क्या होता है 2R1 होता है। निश्चित है कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये बन जाएगा Na+ और कन्फिगरेशन हो जाएगा 2R। क्लियर? तो जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो निश्चित है कि लूज करेगा तो केटायन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? केटायन। और जनरली मेटल ही ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं क्योंकि मेटल आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मींस इजीली लूज देयर इलेक्ट्रॉन। अब ये लूजिंग वाली प्रॉपर्टी कहां होगी? या तो उनके बाहर के घर में एक इलेक्ट्रॉन हो या उनके बाहर के घर में 2 इलेक्ट्रॉन हो। मैग्नीशियम निश्चित है मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को अगर लूज करेगा Mg2+ बनेगा, केटायन बन गया। अब यहां भी कन्फिगरेशन इसका 2 8 हो गया। एल्युमिनियम 13 क्या होता है 2 8 3 होता है। ये बनेगा क्या बनाएगा Al3+। निश्चित है कि Al3+ बनाएगा। यहाँ पे आपने देखा -1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी -2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ -3 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये भी केटायन हो गया। तो हम कहेंगे कि इजीली लूज कौन करेगा? जो मेटल होंगे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, लूज देयर इलेक्ट्रॉन। तो अगर उनके बाहर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेंगे? दे अंडरगो लूजिंग इलेक्ट्रॉन टू अदर, दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। क्लियर? दूसरा तरीका होगा बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर, यानी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेना। ये लूजिंग करने वाला निश्चित है कि मेटल ही होगा क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। दूसरा होगा बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेना, तो निश्चित है कि ये नॉन मेटल होगा। अब इसकी विशेषता क्या होगी? तो इसकी विशेषता होगी कि इसके आउटर सेल में या तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे या 6 होंगे या 5 होंगे। जैसे एग्जांपल क्लोरीन, अगर आप क्लोरीन देखते हैं तो 17 होता है, कन्फिगरेशन आपने देखा होगा 287 है। निश्चित है कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया जाए तो ये बन जाएगा Cl- और कन्फिगरेशन हो जाएगा 288। अब ये बन गया एनायन और इसका कन्फिगरेशन हो गया स्टेबल कन्फिगरेशन हो गया। या 6 इलेक्ट्रॉन वाले ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, कन्फिगरेशन क्या होगा 2 6। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो ये बन जाएगा O2- और निश्चित एक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2 8 और ये भी एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया या नाइट्रोजन 7 होता है, निश्चित है कि 2 5 होगा। अगर ये इसको 3 इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा N3- और कन्फिगरेशन हो जाएगा 2 8 और ये भी एनायन हो जाएगा। और इस तरीके से कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने
स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इनर्ट लाइक कर लिया। क्लियर? तो पहला फंडा हो गया बाय लूजिंग आउटर इलेक्ट्रॉन, दूसरा फंडा हो गया बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर, और तीसरा तरीका होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके। तो ये शेयरिंग करने वाला कैरेक्टर होता है नॉन मेटल, क्योंकि नॉन मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है, बिकॉज़ दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो निश्चित है कि जब नॉन मेटल मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉन का वो शेयरिंग करेंगे, इक्वल शेयरिंग करेंगे, कभी कभी अनइक्वल शेयरिंग भी होगी, वो डिटेल हम चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से अब हम लोग चलते हैं केमिकल बॉन्डिंग पे। तो हमने कहा कि सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि केमिकल बॉन्ड क्या होती है। तो हम कहेंगे कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एलिमेंट इन द कंपाउंड बाय व्हिच दे आर हेल्ड टुगेदर इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। जनरली मेटल और नॉन मेटल के रिस्पेक्ट में देखें तो जो केमिकल बॉन्ड बनता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा आयोनिक बॉन्ड, या इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे इसे? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ये दो टाइप की बॉन्डिंग है जो कि हम मेटल और नॉन मेटल में डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं आयोनिक बॉन्ड पे, डिटेल पढ़ते हैं कि आयोनिक बॉन्ड कब होगा, कैसे होगा। तो हम कहेंगे कि आयोनिक बॉन्ड कब होगा। मान लो दो एलिमेंट A और B आपस में मिले और ये इलेक्ट्रॉन लूज करता हो और B गेन करता हो। निश्चय की इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला मेटल होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला नॉन मेटल होगा। और यहाँ पे सिचुएशन ये हो कि A लूज करने के बाद प्लस बन जाएगा और B गेन करने के बाद माइनस बन जाएगा। तो द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, या कहोगे कि द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड, या इसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। तो हम कहेंगे कि ये टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, या जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा बॉन्ड बनता हो वो कहलाएगा आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जनरली इसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और एक गेन करेगा। लूज करने वाला कौन करेगा? जो मेटल होगा वो करेगा, और नॉन मेटल एक्सेप्ट करेगा या गेन करेगा। तो पहला कंडीशन कि ये बॉन्ड उन दो एलिमेंट के बीच में बनेगा जिसमें एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा। तो अगर कोई भी कंपाउंड आपको दिख रहा है जिसमें एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो, तो बिल्कुल आप आंख मूंद के कहोगे कि वह आयोनिक बॉन्डेड कंपाउंड होगा। उसके अंदर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होंगे, जैसे मान लो आपका NaCl हो गया, या आपका KCl हो गया, या आपका MgO हो गया, या आपका CaCl2 हो गया। ये मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल। तो पहला कंडीशन कि दिस टाइप ऑफ बॉन्ड मेनली एग्जिस्ट इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। और दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि यहाँ पे जो भी हमने कहा कि यहाँ पे जो भी मेटल होगा मोस्टली ये होगा कि उसके बाहर के आउटर सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, और जो नॉन मेटल हो इसके रिस्पेक्ट में उसके पास 7, 6, 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ताकि निश्चित है कि नंबर ऑफ लूजिंग इस तरीके से होगा कि जो केटायन है वो भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में हो जाए और जो एनायन है वो भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करे। तो निश्चित है कि इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और वो गेन करेगा, ताकि अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इनर्ट लाइक यानी स्टेबल इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले। क्लियर? अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल देखते हैं।
जैसे हमसे पूछेगा कि NaCl कैसे बना, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, आप क्या करोगे, Na आपने ले लिया, क्लोरीन ले लिया आपने, निश्चित है कि सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, 1 यहां दिखाओगे, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है, 7 यहां दिखाओगे। अब क्या होगा, अगर ये दोनों कंबाइन अप होते हैं या दोनों की दोस्ती होती है, निश्चित है कि इस तरीके से दोस्ती होगी कि ये भी चाहेगा कि हम अपना स्टेट कंप्लीट कर लें और ये भी चाहेगा कि हम इनर्ट बन जाए। इस कोशिश में ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा, परिणाम ये होगा कि ये Na प्लस हो जाएगा और ये Cl माइनस हो जाएगा, और इस तरीके से इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 28 और इसका हो जाएगा 288। हम देखेंगे कि दे आर क्लोजली पैक्ड अप, और निश्चित है कि इनके बीच चूंकि आयंस बन रहे हैं इसीलिए ऐसे बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड भी कहेंगे, और चूंकि आयंस बन रहे हैं तो इनके बीच एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और इसकी प्रॉपर्टी डिस्कशन हम करेंगे आगे। इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स का जो प्रभाव होगा, अट्रैक्शन होगा, इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे, और ये मोस्टली सॉलिड होंगे, कभी लिक्विड या गैस नहीं हो सकते, ये सॉलिड होंगे। क्यों सॉलिड होंगे, बिकॉज दे हैव ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो चर्चा हम करेंगे प्रॉपर्टी की, पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमने बताया फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब हम देखते हैं सिमिलर कि KCl कैसे बना होगा। निश्चित है कि K प्लस Cl, K का होता है 19 2 8 8 1 और Cl होता है 2 8 7। निश्चित है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है, एरो हम दिखाते हैं ट्रांसफर करने के लिए। निश्चित है कि ये बन गया K प्लस और ये बन गया Cl माइनस, इसका सिचुएशन हो गया 2 8 8 और इसका सिचुएशन हो गया 2 8 8। अब अगर बात करें MgO का, क्या हुआ होगा, यहाँ Mg O से मिला होगा, O होता है 2 6, यहाँ पे इसके पास आउटर सेल में 6 है, और Mg का है 2 8 2, यहाँ पे इसके पास 2 है। क्या होगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्योंकि जब तक दोनों लूज नहीं करेगा ये इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो पाएगा, और ऐसी स्थिति में अब क्या होगा, Mg के ऊपर 2 प्लस आ जाएगा और O के ऊपर 2 माइनस आ जाएगा, और इस तरीके से बनेगा आयोनिक बॉन्ड। या अगर हम एग्जांपल देखें, और एक एग्जांपल देखें कैल्शियम ऑक्साइड का या कैल्शियम क्लोराइड का, एक देख लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड का। क्या होगा, Ca है, Ca 20 होता है 2 8 8 2, और निश्चित है कि क्लोरीन है, क्लोरीन 17 होता है 2 8 7, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए वहां पे 2 क्लोरीन सेट हो रहे हैं, और ये जो दोनों क्लोरीन होंगे, ये दोनों क्लोरीन क्या करेंगे, कैल्शियम दोनों क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर करेगा, और इस तरीके से हम देखेंगे तो Ca के ऊपर 2 प्लस आ जाएगा और 2Cl माइनस। दिस इज द स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि व्हेन a metal and non-metal react together, metal lose their electron in such a way by which they achieve inert-like configuration, and non-metal gain the electron in such a way by which they again maintain the या achieve the inert-like electronic configuration। और ऐसे बॉन्डिंग जहां इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग हो रही है उसे कहते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर किया जा रहा है उसे कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। चूंकि इसके अंदर आयंस डेवलप हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद मेटल केटायन बन गया, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो नॉन मेटल है वो एनायन बन गया, तो ऐसे बॉन्ड को हम इसीलिए आयोनिक कहेंगे। चूंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो इसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। अब अगर हम डिस्कस करें इसकी प्रॉपर्टी की, कि आयोनिक बॉन्डेड कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होगी, तो निश्चित है कि अगर इनकी हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं
तो पहली तो फिजिकल प्रॉपर्टी में कि मोस्टली दे आर सॉलिड, ये सभी सॉलिड होंगे। क्यों होंगे? बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हेंस दे आर क्लोजली पैक्ड एंड बिकम सॉलिड। नंबर 2 की विशेषता क्या होगी? अगर ये सॉलिड हैं, निश्चित है कि अगर सॉलिड हैं तो इनके बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इस वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा या जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होगा ये काफी हाई होगा। हमसे पूछेगा कि व्हाई आयोनिक बॉन्डेड कंपाउंड है हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो आपका जवाब होगा कि इन आयोनिक बॉन्डेड कंपाउंड there is a strong electrostatic force of attraction and we know that more strong electrostatic force of attraction they are more compact और जितना compact रहेगा they require more temperature for breaking और यही कारण है कि they have high melting and boiling point। तीसरी बात ये होगी कि इनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी ये पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में तो डिसॉल्व हो जाएंगे बिकॉज दे आल्सो कंटेन आयंस, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व नहीं होंगे। तो कहोगे कि आयोनिक बॉन्डेड कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट soluble in completely soluble in aqueous solution like polar solvent। क्यों? आप कहोगे कि जब हम नमक को पानी में डालेंगे तो ये आपका है पार्शियल निगेटिव, ये है आपका पार्शियल पॉजिटिव और निश्चित है ये है पॉजिटिव और ये निगेटिव। निश्चित है कि पानी में डालोगे तो ये पानी का पार्शियल निगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव को खींचेगा और निगेटिव पॉजिटिव को खींचेगा और इसके इस अपोजिट अट्रैक्शन से NaCl के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा वो वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा और वहां पे वो ब्रेक हो जाएगा। दिस इज द रीजन दैट आयोनिक बॉन्डेड कंपाउंड आर डिसॉल्व्ड इन वाटर बट इट इनसॉल्युबल या इनमिजिबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्लियर? और जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है इनका कि जो भी आयोनिक बॉन्डेड कंपाउंड होंगे ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे। बट यहां एक इंटरेस्टिंग बात होगी कि प्योर सॉलिड फॉर्म में रहेंगे दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इन मोल्टेन स्टेट और इन एक्वस स्टेट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि जब मोल्टेन करेंगे तो आयन फ्री हो जाएंगे और जब एक्वस करेंगे तो आयन फ्री हो जाएंगे। तो हम कहेंगे कि आयोनिक बॉन्डेड कंपाउंड आर आइदर इन मोल्टेन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इन प्योर सॉलिड स्टेट दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि प्योर अगर सॉलिड फॉर्म में है तो इनके बीच का जो आयन है वो फ्री नहीं है और कंडक्शन होता है मूवमेंट ऑफ आयन या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब आयन फ्री नहीं होगा, मूव नहीं होगा तो कंडक्शन नहीं होगा। इसको अगर प्रूफ करना है कि ये गुड कंडक्टर इनका एक्वस सॉल्यूशन होता है, हम क्या करेंगे? एक बीकर ले लेंगे, एक्सपेरिमेंटली हम वेरीफाई करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट में हम इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल देंगे। यहाँ पे हमने नमक का सॉल्यूशन डाल दिया NaCl का, हमने डाल दिया NaCl का सॉल्यूशन और इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। बैटरी के नेगेटिव से इसको कनेक्ट किया और बैटरी के इसके पॉजिटिव से कनेक्ट किया, ये आपका बन गया एनोड और ये बन गया आपका कैथोड और यहाँ इस बैटरी से एक बल्ब हम लगा देंगे स्विच। अब देखेंगे जैसे ही हम करंट पास करेंगे इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस होगी। कैसा इलेक्ट्रोलिसिस होगा? निश्चित है कि NaCl टूटेगा, क्या बनाएगा? Na+Cl-। अब एट एनोड पॉजिटिव है, निश्चित है पॉजिटिव Cl नेगेटिव आएगा तो Cl नेगेटिव आएगा तो कितने आएंगे? कम से कम 2 Cl लेंगे ताकि Cl2 बन जाए और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और निश्चित है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ये 2 Cl होने चाहिए, यहाँ भी 2 होने चाहिए। और अब एट कैथोड क्या होगा? तो एट कैथोड 2Na+ ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और 2Na के रूप में डिपोजिट हो जाएंगे।
ये रिएक्शन कहलाएगा ऑक्सीडेशन क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, ये रिएक्शन कहलाएगा रिडक्शन क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। और हमने पढ़ा है और हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कि रिडॉक्स प्रोसेस टेक प्लेस, दैट इज लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई सिस्टम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो लॉट ऑफ अमाउंट एनर्जी रिलीज करता है। तो अब यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से लाइटिंग यानी बल्ब आपका ग्लो करेगा। और हम कहेंगे कि इस तरीके से दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टेन स्टेट। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं सेकेंड बॉन्ड पे, जिसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहोगे? कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू नॉन मेटल। ये आप अपने दिमाग में रखोगे। कोवैलेंट मतलब होगा इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू नॉन मेटल, जहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, इक्वल शेयरिंग करेंगे। अगर इसने एक दिया तो इसने एक दिया, इसने दो दिया तो इसने दो दिया, इसने तीन दिया तो इसने तीन दिया, तो ऐसे बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। एक बार हम इसको देखेंगे। निश्चित है कि ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा इसको हम कहेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे मान लो अगर हम फॉर्मेशन ऑफ Cl2 की चर्चा करते हैं, क्या होगा? Cl दोनों जो है सेम है, इनके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है बाहर के घर में। निश्चित है कि इनको एक इलेक्ट्रॉन की कम पड़ रही है और जितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ेगा उतने इसको शेयर करना पड़ेगा। तो अपना एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ दे देगा सेंटर में और इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, उस 7 इलेक्ट्रॉन को यहाँ सेट कर देगा। निश्चित है कि आप देख रहे हो कि अब किस तरीके से इक्वल शेयरिंग हुई कि यहाँ भी 8 हो गए, यहाँ भी 8 हो गए। तो इनके बीच चूंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो इसे कहेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, हम कहेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर हम कंसीडर करें फॉर्मेशन ऑफ O2 कैसे बनेगा? O और O मिलेंगे, O2 का कैसा होता है 2 6। निश्चित है कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं, तो अगर ये 2 देगा तो ये भी 2 देगा। अब इसका आप देखोगे तो ये आपका हो गया 4 4 8 और इसका देखोगे तो ये भी हो गया आपका 4 4 8 और इस तरीके से इसका कंसेप्ट हो जाएगा O डबल बॉन्ड O। इसे कहेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर मान लो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन N2 की बात करते हैं तो नाइट्रोजन से मिलेगा। नाइट्रोजन के बाहर के में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से इसको 3 की कमी पड़ रही है तो ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ देगा तो ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा। अब आप देखेंगे तो निश्चित है इनका भी 6 2 8 6 2 8, तो इनके बीच किस टाइप का बॉन्डिंग हो गया? N ट्रिपल बॉन्ड N। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड आर टर्म्ड एज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अगेन हम देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, जो भी दो नॉन मेटल हैं उनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के आधार पे कोवैलेंट बॉन्ड को अगेन 2 भागों में बांटा जाता है। एक को कहते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और एक को कहेंगे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे हम नॉन पोलर का बोलेंगे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अगर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टू सिमिलर टू आइडेंटिकल और नॉन मेटल के बीच हो रहा हो, जैसे
Cl2 हो गया, F2 हो गया, N2 हो गया, H2 हो गया, O2 एक्सेट्रा। या दो ऐसे एलिमेंट के बीच हो रहा हो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली इक्वल हो, लाइक C एंड H। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है 3.0 होती है, हाइड्रोजन की 3.1 होती है, नियरली इक्वल। तो ऐसे स्थिति में जो भी कोवेलेंट बॉन्ड होंगे दे आर टर्म्ड एज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन होगा दोनों एलिमेंट के सेंटर में लोकेटेड होगा। क्लियर? तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को कहेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बट अगर यही कोवेलेंट बॉन्ड दो ऐसे एटम के बीच हो रहा है जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो, जैसे आपका हो गया HCl या आपका हो गया H2O या आपका हो गया NH3, तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को कहेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। हाउ कैन वी से? ध्यान रखिएगा, ये H है और ये Cl है। Cl के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। कितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं? 1। H अपना 1 देगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ सेंटर में होना था, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। हियर इज ए लार्ज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H एंड Cl। तो Cl क्या करेगा कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये H से दूर हो जाएंगे, और दूर हो जाने से H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। और ऐसे चार्जेस जहां पे पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, इसे कहेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? व्हाई दे आर पोलर? बिकॉज़ दे कंटेन पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव क्यों आया? ड्यू टू ट्रांसफर, ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन या ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सिमिलर H2 के केस में होगा HOH है। निश्चित है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। निश्चित है कि H के एक इलेक्ट्रॉन और O का इलेक्ट्रॉन, निश्चित है कि O क्या करेगा? अपने तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये बन जाएगा पार्शियल नेगेटिव, ये बन जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। सिमिलर NH3 में होगा। निश्चित है कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ डाइवर्ट कर लेगा, ये बन जाएगा पार्शियल नेगेटिव, ये बन जाएगा पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो इस तरीके से ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म इनटू सच एलिमेंट वेयर ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बोथ एटम, then the sharing electron not located exact in the center between two atoms, but it migrate towards more electronegative element, by which more electronegative have more electron density and other have low electron density। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो हो गई वो बन जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, और जिसकी हाई हो गई वो बन जाएगा पार्शियल नेगेटिव। और इस पोलराइजेशन की वजह से इसे हम कहेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? अब हम देखें कुछ अदर एग्जांपल कोवेलेंट बॉन्ड बनने के। जैसे हमसे अगर वो पूछ दे कि बताओ CO2 में कैसे बॉन्डिंग होती है, या C2H4 में कैसे बॉन्डिंग होती है, या C2H2 में कैसे बॉन्डिंग होती है, तो ये कैसे हम बताएंगे? निश्चित है कि C सेंट्रल एलिमेंट है। ऑक्सीजन यहां 2 लिख लोगे। ऑक्सीजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। निश्चित है कि इसको 2 की कमी पड़ रही है, तो इसको 2 देना पड़ेगा। ये भी अपना 2 देगा, ये भी 2 देगा, ये भी 2 देगा। अब आप खुद देखोगे कि यहाँ पे सबके 8 हो गए। देखो 2 2 4 4 8 और 4 4 8 कार्बन के हो गए, और यहाँ भी 4 4 8। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2।
अगर हम बात करें C2H4 की, तो C2H4 में क्या होगा, निश्चित है कि 2 C है, आप C बना लोगे, H4 है, एक H यहां लिख लोगे, एक H यहां लिख लोगे, एक H यहां, एक H यहां। अब हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमको ये भी देखना है कि बॉन्डिंग जो बन रही है वो किस तरीके से उनके बीच रिपल्सन होता है, उस रिपल्सन के हिसाब से अपने आप को सेटअप करते हैं। अपर क्लास में पढ़ेंगे उसको, वेस्पर थ्योरी कहते हैं। तो यहाँ पे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 में से एक यहाँ, एक यहाँ, इसका एक यहाँ, एक यहाँ, और इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेंगे, इस कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन। दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C2H4, जिसको एथिलीन कहते हैं। आप देखोगे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 2 4 4 8 और 2 2 4 4 8 हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे C2H2। C2H2 में देखेंगे 2 C है, चूंकि 2 H है, एक इधर लिख दो, एक इधर लिख दो। इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, इसको एक इलेक्ट्रॉन इधर, बट अब इसके जो 3 बच्चे हैं, 3 यहाँ रहेंगे और इसके 3 यहाँ रहेंगे, और इस तरीके से देखेंगे तो दोनों कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखोगे 6 2 8 6 2 8, और इस तरीके से जो बॉन्डिंग होगी C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो ये रहा हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें हमने कहा कि अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अगर 2 की शेयरिंग हो रही है तो डबल, 3 की शेयरिंग हो रही है तो ट्रिपल। अगर सिमिलर एलिमेंट या नियरली इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट के बीच हो रही है तो उसे नॉन पोलर कहेंगे, लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो उसको पोलर कहेंगे। और अगर उसमें हमने बताया कि इस तरीके का सिचुएशन दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर दिया है, तो हम कैसे बताएंगे। अब इसी कोवेलेंट में एक और बॉन्ड होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है स्पेशल कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में हमने क्या पढ़ा था कि A और B, A का एक इलेक्ट्रॉन, B का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों की इक्वल शेयरिंग होती है तो ये कहलाता है कोवेलेंट। लेकिन कभी-कभी इन सिचुएशन B के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और A के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, जिसको लोन पेयर कहेंगे। अगर वही दोनों इलेक्ट्रॉन A के हों लेकिन शेयरिंग में इन्वॉल्व हो रहे हो तो इसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। ये कोवेलेंट बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन है और ये रिप्रेजेंटेशन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। क्लियर? यहाँ पे ये दिखा रहा है ये रो कि A B को इलेक्ट्रॉन सपोर्ट कर रहा है, दे नहीं रहा है, शेयर कर रहा है, लेकिन शेयरिंग के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वह A के हैं। तो ये टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच unequal sharing take place is known as coordinate bond. For example, this. इसकी एग्जांपल देख ले हम जरा। जैसे सिंपल एग्जांपल इसका, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। आखिर ओजोन बनता कैसे होगा? निश्चित है कि ओजोन का मतलब 3 ऑक्सीजन। मान लो इस ऑक्सीजन के पास ये 4 है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिया, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिया। अब इसके बच्चे कितने? 6। अब देखो इस ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6 2 8 8 पूरा हो गया, इसका भी 2 2 4 4 8 पूरा हो गया। इसके पास 6 है, अगर ये 2 यहाँ से कराता है तो इसके 5 हो जाएंगे, लेकिन इसके कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। देखो कैसे, 4 इधर से आ जाएगा, 4 इधर से, 4 4 8 10। और ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ अनइक्वल शेयरिंग करेगा। वो 2 इलेक्ट्रॉन अपना तो शेयर कराएगा लेकिन इनका नहीं लेगा। परिणाम क्या होगा? देखो इधर ये हो गया 8, ये भी हो गया 8 और ये ले लेंगे, ये भी हो गया 8। तो स्ट्रक्चर क्या बना? O कोऑर्डिनेट बॉन्ड, O डबल बॉन्ड O, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। यहाँ डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना और यहाँ बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। अगर हम H2SO4 की बात करें
तो काफी स्पष्ट हम कोऑर्डिनेट मान समझेंगे। HOSOHOO। हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि H2SO4 डाइबेसिक एसिड है। डाइबेसिक एसिड का मतलब इसके पास 2 H है। ये एसिड कब होगा? जब H O से कनेक्ट होगा, क्योंकि कोई O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ही तो H पॉजिटिव रिलीज कराएगा। तो हम दोनों H को O के साथ लिख देंगे, बाकी 2 को यहाँ लिख दिए। ऑक्सीजन के बाद हमको मालूम है कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 में से अगर 1 इलेक्ट्रॉन के साथ इसकी दोस्ती है तो 1 इलेक्ट्रॉन के साथ इसके साथ दोस्ती हो जाएगी। सिमिलर यहाँ भी होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, और 4 इलेक्ट्रॉन एजिक लाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ दोस्ती हो जाएगी। लेकिन यहाँ देखोगे तो इसके 2 2 4 2 6 रहेंगे, इसके भी 2 2 4 2 6 रहेंगे। अब सल्फर की सिचुएशन है कि सल्फर के बाद भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब अगर हम देखें तो H को 2 चाहिए, H हीलियम बनने की कोशिश करेगा और ये हीलियम बन भी गया। क्लियर? इस ऑक्सीजन को देखेंगे तो ये 8 हो गया, देखो 8 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। अब इस ऑक्सीजन को देखेंगे तो ये भी 8 हो गया। सल्फर को देखेंगे तो सल्फर भी 8 हो गया, देखो 2 2 4 2 6 2 8। अब ये दो ऑक्सीजन आके कैसे चिपकेंगे? तो निश्चित है कि ये के साथ सल्फर अनइक्वल शेयरिंग करेगा। वो 2 इलेक्ट्रॉन अपना तो इनको देगा, लेकिन इनका नहीं लेगा। देखो 2 2 4 2 6 2 8, और यहाँ आ जाएगा 2 2 4 2 6 2 8। और स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? बनेगा HOS कोऑर्डिनेट बॉन्ड OH, and this is the structure of H2SO4. This is the electron dot structure. तो इस तरीके से हमने बॉन्डिंग समझ लिया मेटल नॉन मेटल और मेटल नॉन मेटल में। देखा हमने आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हम देखें कि कोवैलेंट बॉन्ड की विशेषता क्या होती है। तो जितनी विशेषता हमने आयोनिक बॉन्ड की देखा, प्रॉपर्टी देखा, सिमिलर वे में अगर हम देखें कोवैलेंट बॉन्ड की विशेषता, तो मोस्टली कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं ये लिक्विड होंगे या गैस होंगे। हाँ, बहुत कम ऐसे होंगे जो सॉलिड होंगे, जहां मॉलिक्यूलर साइज बढ़ जाएगी, जैसे आयोडीन सॉलिड होता है तो ये सॉलिड हो जाएंगे। नंबर 2, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा या बॉइलिंग पॉइंट होगा, आयोनिक कंपाउंड की जैसे बहुत ज्यादा नहीं होगा, ये मिनिमम में होंगे। इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होगा मिनिमम होगा, दिखाते हैं वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इनके बीच इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल अट्रैक्शन नहीं होता है। नंबर 3, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेंगे, ये पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में इनसॉल्युबल रहेंगे। नंबर 1, ये बॉन्ड वहां बनेंगे मोस्टली नॉन मेटल के बीच बनेंगे, और जनरली उस केस में बनेंगे जहां दोनों एलिमेंट के बाहर के घर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नियरली इक्वल। क्लियर? इससे कुलिन दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि दोनों के बाहर 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तभी तो इक्वल शेयरिंग कर पाएंगे। ये बैड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों? बिकॉज दे हैव नो प्रोड्यूस आयन इन इक्वल सॉल्यूशन, इक्वल सॉल्यूशन में घुलेंगे ही नहीं, और अगर घुलेंगे भी सॉल्युबल भी होंगे। जैसे ग्लूकोज क्या होता है, हमने बताया था कि पानी में घुले के 3 तरीके होते हैं, या तो पानी के साथ इंटरेक्ट कर जाए, या तो उसके मॉलिक्यूल के पार्टिकल साइज इतने छोटे हो कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में ट्रैप हो जाए। जैसे ग्लूकोज को पानी डालेंगे, एल्कोहल को पानी डालेंगे, एल्कोहल पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, जिसकी वजह से घूमता हुआ नजर आएगा। ग्लूकोज के पार्टिकल इतने छोटे होंगे कि वाटर के इंटरमॉलिक्यूल इसमें से फंस जाएंगे, बट देयर एक्वस सॉल्यूशन आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बीकर ले लेंगे, उस बीकर में हम सब ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले लेंगे, और सिमिलरली यहाँ भी 2 इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, और इस 2 इलेक्ट्रोड को हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, और बैटरी के साथ कनेक्ट करके कैथोड और एनोड हो गया, निगेटिव वाला कैथोड हो जाएगा, पॉजिटिव एनोड होगा। और अब इसमें अगर हम बैटरी से करंट पास करेंगे तो हम देखेंगे कि फ्लो ऑफ करंट नॉट टेक प्लेस, इट मींस दे नो प्रोड्यूस आयंस। तो इस तरीके से हम आयोनिक, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट तीनों का डिस्कशन हमने देखा और इसका कंपैरेटिव एनालाइज किया। और अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर डिटेल अब हम पढ़ेंगे मेटलर्जी, यानी हाउ मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर। ओके, थैंक्स।